हेलो नमस्कार जय हिंद दोस्तों। मेरा नाम है नितेश कुमार। आप सभी का स्वागत करता हूं मैथ्स बाय आशीष सर क्लासेस में। दोस्तों आज हम करेंगे कंजक्शन टॉपिक। कंजक्शन के कुछ इंपॉर्टेंट कॉमन एरर्स प्लस उनके रूल्स हम कवर करेंगे ताकि आपके लिए काफी ज्यादा आसानी हो। जब भी आप मॉक टेस्ट दें तो उन इंपॉर्टेंट रूल्स के जरिए आप अपने प्रीलिम्स और मेंस के आपकी जो मार्क्स हैं इंग्लिश में उसको आप इंक्रीज कर सकें। इसीलिए अगर आप एसएससी के किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं सब तो सब्सक्राइब करिए मैथ्स बाय आशीष सर क्लासेस को। और हमारी जो ये प्लेलिस्ट है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, आप इसे पूरा देखिए। मैं गारंटी देता हूं आपको जरूर फायदा होगा। हमने और भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जैसे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, कंडीशनल सेंटेंसेस और भी काफी चैप्टर्स कवर किया हुआ है। इसके अलावा हमारी सीरीज चल रही है जिसमें हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करवा रहे हैं और साथ ही में फ्रेजल वर्ब्स भी करवाया जा रहा है। सो इन सभी को देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा मैथ्स बाय आशीष सर क्लासेस को। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का कॉमन एरर। हम डिस्कस करते हैं कि किस तरीके से आप सेंटेंस को सॉल्व कर सकते हैं एरर को डिटेक्ट करके। सबसे पहले तो आपको इस सेंटेंस को पढ़ना है। आप वीडियो को पॉज करके खुद भी अटेम्प्ट कर सकते हैं और उसके बाद आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता भी सकते हैं कि आपके कितने सही हुए हैं कितने गलत हुए हैं। टोटल 20 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे आज के इस लेक्चर में। तो पहला सेंटेंस है द रीजन व्हाई ही वॉज रिजेक्टेड वॉज बिकॉज ही वॉज टू यंग। द रीजन दिया गया है क्योंकि वो रिजेक्ट हुआ है, उसका रीजन दिया गया है कि ही वॉज टू यंग। टू यंग का मतलब हुआ कि वो जरूरत से ज्यादा यंग था। ठीक है, टू जो है वो एक तरीके से नेगेटिविटी को शो करता है। जैसे मैं बोल दूंगा यू आर टू टॉल, सो इसका मतलब हो जाएगा आप लंबे तो हो लेकिन जरूरत से ज्यादा लंबे हो, इतना होना नहीं चाहिए। तो रीजन क्या दिया है उसको सेलेक्ट ना करने का कि भाई वो बहुत ज्यादा यंग था। सो देखिए यहाँ पे दो वर्ड्स आपको दिखाई दे रहे हैं, द रीजन और बिकॉज। दोनों जो है ना ये रीजन को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कंजक्शन ऑफ रीजन, दोनों के दोनों, द रीजन भी और बिकॉज भी। तो दोस्तों एक सेंटेंस में आप कभी भी एक चीज को बताने के लिए दो शब्दों का यूज नहीं करते। जैसे अगर मैं किसी सेंटेंस में रिटर्न का यूज करूं और उसके साथ ही मैं बैक लगा दूं, रिटर्न बैक दिस गिफ्ट टू मी या दिस पैकेज टू मी, तो वो गलत हो जाएगा। या तो मैं रिटर्न लगाऊंगा या तो मैं बैक लगाऊंगा। उसी तरीके से यहाँ पे आपको आपको बिकॉज नहीं लगाना होता। आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि अगर सेंटेंस की शुरुआत द रीजन वाई से हो और उसमें किसी चीज के होने या ना होने का रीजन बताया जाए तो उसके साथ बिकॉज का यूज नहीं होता। एग्जाम एसएससी के लिए ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा फेवरेट है, बहुत बार पूछा गया है। ना ही कॉमन एरर्स बल्कि आपको सेंटेंस इंप्रूवमेंट में भी पूछ दिया जाता है, तो आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। वन ऑफ द गोल्डन रूल्स है ये, ठीक है, कि अगर सेंटेंस की शुरुआत द रीजन वाई से हो तो रीजन को शो करने के लिए बिकॉज का यूज नहीं होता। आगे देखिए नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, you are quite cynical when you say that the reason why we have such a large turnout is because we are serving refreshments. So you are quite cynical. Quite का मतलब होता है पूरी तरीके से, cynical का मतलब क्या होता है देखिए, अगर साइनिकल बेसिकली ऐसा व्यक्ति जो फॉल्ट फाइंड करता रहता है हर चीज में, जिसको किसी चीज पे भरोसा नहीं होता जल्दी। मान लीजिए आप कोई अच्छा काम कर रहे हैं, ये बोल देगा नहीं मुझे डाउट है आपके अच्छे काम में, तो ऐसे लोगों को बोला जाता है साइनिकल। अब यहाँ पे देखिए यू आर क्वाइट साइनिकल व्हेन यू से दैट द रीजन व्हाई वी हैव सच ए लार्ज टर्नआउट मतलब प्रॉफिट एक तरीके से, is because we are serving refreshments बोलते हैं जैसे कुछ खाना पीना होता है या कोई ड्रिंक होता है जो हमें एनर्जी देता है थोड़ा बहुत। तो अब आपको इसमें एरर तो मिल गया होगा ऑलरेडी, जैसा कि हमने पिछले सेंटेंस में किया था, सेम यहाँ भी एरर है। द रीजन वाई है तो उसके साथ बिकॉज का यूज नहीं किया जाता। सो एरर कहाँ पे है हमारा, एरर है पार्ट सी में, बिकॉज नहीं आएगा। अगला सेंटेंस देखिए, your success in the IAS examination depends
ये आपका सब्जेक्ट है, मेन सब्जेक्ट, योर सब्जेक्ट, योर सक्सेस। ये हमारा वर्ब आ गया। अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हमारा जो वर्ब है ये भी सिंगुलर होगा। Your success in the IAS examination depends not only on what papers you have selected but on how you have written them. So ना ही तो इस पे डिपेंड करेगा, ना ही बल्कि कि आपने पेपर कौन सा सेलेक्ट किया है, बल्कि इस पे भी डिपेंड करेगा कि आपने कैसे उसे लिखा है। तो ध्यान से देखिए, नॉट, जब भी दो चीजों को नॉट ओनली और बट ऑल्सो से दिखाया जाए तो उसका पेयर हमेशा नॉट ओनली बट ऑल्सो होता है। मगर यहाँ पे देखेंगे कि सिर्फ बट लिखा हुआ है तो एरर आपका सी पार्ट में है। यहाँ पे बट के बाद ऑल्सो भी होना चाहिए। साथ ही में आप इस चीज को भी ध्यान रखेंगे कि देखिए, ओनली के बाद एक प्रीपोजिशन यूज किया है तो बट ऑल्सो के बाद भी एक प्रीपोजिशन यूज किया जाना चाहिए। मतलब ये हुआ कि जो सब्जेक्ट का स्ट्रक्चर है वो सेम होना चाहिए। जिस तरीके से नॉट ओनली के बाद जिस तरीके का स्ट्रक्चर होगा बट ऑल्सो के बाद भी वैसा ही होना चाहिए। सपोज करिए कि नॉट ओनली के बाद जीरंड यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी आएगा तो बट ऑल्सो के बाद भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी आएगा। हम इसे आगे और भी एग्जांपल्स के साथ देखेंगे। तो यहाँ पे एरर है कि आपको बट ऑल्सो यूज करना है। अगला सेंटेंस पढ़िए आप लोग और वीडियो पॉज करके खुद से अटेम्प्ट करने की कोशिश करिए और मुझे बताइए कि आपका सही हुआ है या नहीं। देखिए, I have found that he is neither willing or capable. मैंने पाया कि वह ना तो है विलिंग, ना तो है इच्छुक, और ना ही है उस काम को करने के कैपेबल। तो यहाँ पे बोल रहा है, देखिए दो चीजों के बारे में बताया जा रहा है, नीदर विलिंग और कैपेबल। तो आपको याद रखना है कि नीदर का जो पेयर होता है वो हमेशा नॉर होता है। जैसे हमने नॉट ओनली बट ऑल्सो किया था तो नीदर का पेयर हमेशा नॉर होता है, ईदर का पेयर और होता है। तो यहाँ पे तो बताया गया है ना, ना तो ये इसके लायक है ना तो ये उसके लायक है। नीदर नॉर का मतलब होता है ना तो इसके लायक और ना तो उसके लायक। ईदर और का मतलब होता है या तो इसके लायक या तो उसके लायक। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि और लगा हुआ है जबकि ये गलत है। नीदर के हिसाब से यहाँ पे नॉर होना चाहिए था। अभी अच्छे सेंटेंसेस भी आएंगे, अगर आपको ये इजी लग रहा है तो बस आप बने रहिए हमारे साथ। आगे देखिए, अनलेस यू विल वर्क हार्ड यू कैन नॉट पास। जब तक आप नहीं, अनलेस मतलब जब तक आप नहीं करते कठिन मेहनत आप नहीं कर सकते पास। सो अनलेस में तो एरर होगा नहीं क्योंकि सेंटेंस की शुरुआत हो रहा है, कंडीशनल सेंटेंस है ये, क्योंकि यहाँ पे कंडीशनल वर्ड आ गया अनलेस। हमने कंडीशनल सेंटेंसेस को कंप्लीट किया है, आप उसको देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक के जरिए। सो यू कैन नॉट पास, ये भी सही है, यू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कैन नॉट, यू कैन नॉट पास ये भी सही है आपका। सो या तो नो एरर होगा या फिर आपका पार्ट बी में एरर होगा। आप कैसे पता लगाया जाए? जब भी आप देखेंगे कि सेंटेंस की शुरुआत अनलेस से हो रही है तो याद रखिएगा उसके बाद नॉट कभी भी नहीं आएगा, क्योंकि अनलेस खुद में ही एक नेगेटिव वर्ड है, उसके बाद नॉट का यूज कभी भी नहीं होगा। सो फाइंड करिए क्या इसके अंदर नॉट लिखा है। अगर नॉट लिखा होता तो आप जल्दी से अपना एरर ढूंढ लेते, लेकिन नहीं लिखा है तो कोई बात नहीं। देखिए, ये वाला है आपका कंडीशनल क्लॉज कि अनलेस यू विल वर्क हार्ड, जब तक आप वर्क हार्ड नहीं करोगे। तो मैंने आपको बताया था ये कंडीशनल सेंटेंसेस में कि अगर इफ, व्हेन, अनलेस, अनटिल वगैरह हो सो इसके बाद वाला जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है ये होता है सिंपल प्रेजेंट। सो सिंपल प्रेजेंट होना चाहिए, मतलब यहाँ पे विल नहीं होना चाहिए, तो हम विल को यहाँ से रिमूव कर देंगे। सो हमारा सेंटेंस बनेगा अनलेस यू वर्क हार्ड यू कैन नॉट पास, मतलब जब तक आप नहीं करते कठिन मेहनत आप नहीं कर सकते पास। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा जब भी कंडीशनल वर्ड्स होते हैं लाइक इफ, व्हेन, अनलेस, तो इसके बाद आपका प्रेजेंट सिंपल आता है और विल का यूज तो नहीं ही होगा, ना ही विल का होगा, ना ही आपके किसी मॉडल वगैरह का होगा, ना ही कैन, मे, माइट, ये सब कुछ नहीं आएगा। अगला सेंटेंस देखिए, अगला सेंटेंस है रन फास्ट लीस्ट यू, रन फास्ट लेस्ट यू विल लॉस द रेस। देखिए इसे कैसे करेंगे, काफी इंपॉर्टेंट रूल बताने वाला हूं, आप लोग इसे लिख भी सकते हैं।
लेस्ट का मतलब होता है वरना। क्या सेंस निकलता है इसका? वरना। ऐसा करो वरना ये हो जाएगा, ऐसा करो वरना वो हो जाएगा। तो सेंटेंस में आप लेस्ट का यूज अकेले करेंगे। सो सेंटेंस बनेगा आपका रन फास्ट लेस्ट यू लॉस द रेस। अगर आपको इसके साथ कोई मॉडल वगैरह यूज करना है तो वो सिर्फ और सिर्फ शुड होगा। क्या होगा? लेस्ट, शुड और उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सो मतलब आप यहाँ पे अगर चाहें तो विल को आप एलिमिनेट करें। एलिमिनेट तो होगा, ये बात तो फिक्स है। आप इसके बाद लगा सकते हैं शुड। अब ये सेंटेंस सही हो गया आपका। सो ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये आपका कई बार ग्रामर पोर्शन में पूछा जाता है, तो आप लोग इसे नोट करके रखिएगा। देखिए अगला सेंटेंस है हमारा, She was not so well versed in English that we had expected। मतलब वो इंग्लिश में उतना एक्सपर्ट नहीं थी जितना कि हम चाहते थे। वर्स्ड इन का मतलब होता है एक्सपर्ट होना, और आपको इसके बाद आने वाला प्रीपोजिशन भी याद रखना है जो कि फिक्स प्रीपोजिशन है। वर्स्ट इन का मतलब होता है किसी चीज में एक्सपर्ट होना। तो देखिए मैं आपको एक पेयर लिख के दिखाता हूं, सो के बाद एज, जिसका मतलब होता है जितना उतना। मतलब वह उतना एक्सपर्ट नहीं थी इंग्लिश में जितना हमने एक्सपेक्ट किया था। सो अब आप समझ गए कि सो का पेयर हमेशा क्या होता है? एज। तो यहाँ पे आप सो के साथ क्या लगाएंगे? एज। दैट को कट करेंगे, आप यहाँ पे लगाएंगे एज। अगर यहाँ पे लिखा होता सच, अगर यहाँ पे लिखा होता सच तो फिर उसके बाद दैट सही होता, क्योंकि सच का पेयर होता है दैट, जिसका मतलब होता है सेम, मीनिंग सेम है, जितना उतना। तो याद रखिएगा अगर सच होता तो दैट सही होता, लेकिन क्योंकि यहाँ पे सो है सो हम उसका पेयर एज लेंगे। अब ये सेंटेंस आपका सही हो गया है, पार्ट था एरर था पार्ट सी में। अगला सेंटेंस करते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, he has lots of money and he will not help anyone। देखिए उसके पास है लॉट्स ऑफ मनी और वो नहीं करता है किसी की भी मदद, या नहीं करेगा किसी की भी मदद। आपको देखने में ये कॉन्ट्राडिक्ट नहीं लग रहा? मतलब ऐसा सेंटेंस होना चाहिए कि उसके पास बहुत पैसा है लेकिन फिर भी वो किसी की मदद नहीं करेगा, मगर यहाँ पे लिखा हुआ है कि उसके पास बहुत पैसा है और फिर भी वो मदद नहीं करेगा, तो ये गलत है। आपको एंड नहीं यूज करना है, एंड की जगह क्या यूज करना है आपको? बट। ही हैज लॉट्स ऑफ मनी, उसके पास बहुत सारा पैसा है, लेकिन ही विल नॉट हेल्प एनीवन, वो किसी की भी मदद नहीं करेगा। आप अगर एंड की जगह बट लगा देंगे तो ये आपका सेंटेंस सही हो जाएगा। एरर था आपका पार्ट बी में। आगे देखिए, both the rich along with the poor, यानी दोनों रिच और पुअर आर अफेक्टेड इक्वली, दोनों को इक्वली अफेक्ट हुआ है when prices of petrol and diesel increase। मतलब जो रिच है या पुअर है, दोनों का जो अफेक्टेड जो दोनों को बराबर प्रभावित होता है जब पेट्रोल या डीजल का रेट इंक्रीज होता है। देखिए कंजक्शन में ना दोस्तों, मोस्ट ऑफ द इंग्लिश चैप्टर ग्रामर चैप्टर्स में क्या होता है कि मेन रूल जो होते हैं ना, बिल्कुल एकदम ऊपर ऊपर दिखाई देने वाले रूल्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एसएससी में, क्योंकि 90% केसेस ऐसा होता है कि आपको डायरेक्ट रूल से आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए। जैसे यहाँ पे जब आप देखेंगे, सो यहाँ पे बोथ द रिच एंड द पुअर, देखिए मेरे मुंह से एंड निकल गया, इसको ऐड किया हुआ है अलोंग विद से, जो कि कंप्लीटली रॉन्ग है, क्योंकि बोथ का पेयर हमेशा एंड होता है ना कि अलोंग विद। जब भी आप बोथ को, दो चीजों को जोड़कर दिखाएंगे बोथ से, और बीच में आपको एक कंजक्शन की जरूरत होगी तो आप एंड का यूज करेंगे। सो आप याद रखिए कि बोथ का पेयर हमेशा क्या होता है? एंड। एक चीज आपको और याद रख सकते हैं कि बोथ के साथ कभी भी नॉट का यूज नहीं होता, बोथ के साथ कभी भी नॉट का यूज नहीं होता, आप इसे भी याद रख सकते हैं। अगला देखिए सेंटेंस, अगला सेंटेंस है द लेबरर्स रिलैक्स, जो लेबर्स हैं वो आराम करते हैं बिटवीन 4 PM टू 5 PM, यानी कि कब से कब तक? 4 बजे से लेके 5 बजे तक। सो यहाँ पे भी आपको पेयर ही याद रखना है, फ्रॉम। फ्रॉम का पेयर होता है टू, बिटवीन का होता है एंड,
तो यहाँ पे आपने देखा कि बिटवीन यूज किया हुआ है, बिटवीन 4 PM 5 PM। सो आप यहाँ पे टू लगाएंगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, आपको यहाँ पे एंड यूज करना होगा। अगर बिटवीन की जगह फ्रॉम होता तो फिर आप टू, तब फिर आप टू यूज कर सकते थे, उस केस में वो सही हो जाता। आगे देखिए, अगला सेंटेंस है he would not have died when you had helped him in time। देखिए, he would not have died, वह नहीं मर चुका होता या नहीं मरता, when you had helped him in time, अगर आपने उसकी मदद की होती टाइम पर तो देखिए, ये भी आपका अगेन एक कंडीशनल सेंटेंसेस से है। कंडीशनल सेंटेंसेस में मैंने आपको ये काफी अच्छे से बताया था एक्सप्लेन करके कि क्या होता है आपका। आपका बनेगा, एक तो बनेगा ही वुड, हैव नॉट लगे या ना लगे, हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म। उसके पहले होता है आपका इफ और पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट की पहचान होती है हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म, और हमारे पास है हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म। सो ये कह रहा है कि अगर आपने उसकी मदद की होती टाइम पे तो उसकी मृत्यु नहीं होती। अगर मतलब इफ, क्या वैन का मतलब हम इफ के लिए यूज कर सकते हैं? नहीं। सो हमें यहां से इसको काटना पड़ेगा, इसकी जगह हमें यूज करना पड़ेगा इफ। अब ये सेंटेंस सही हो गया। सो इस तरीके से आप इसे इंप्रूव कर सकते थे। अगला सेंटेंस देखिए, आप लोग क्वेश्चंस को जरूर पढ़िएगा और मुझे आंसर भी देते रहिएगा साथ के साथ। देखिए, दिस इज परहैप्स द सेम प्लेस हु वाज चूजन बाय अस फॉर द पिकनिक। यानी कि ये यही वो जगह था, सेम जगह जो हमने चूज किया था पिकनिक के लिए। तो देखिए, दिस इज परहैप्स द सेम प्लेस हु वाज चूजन। सो हु तो नहीं होना चाहिए ना, हु तो व्यक्ति के लिए यूज होता है। हु को अगर आप यूज करते हैं एज अ कंजक्शन तो वो तो यूज होगा व्यक्ति के लिए, मगर प्लेस के लिए आपका हु यूज नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, हु की जगह यूज होगा आपका दैट। बेसिकली ये रूल है, आप इस रूल को लिख लीजिए कि द सेम के बाद अगर आप किसी कंजक्शन का यूज करते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ दैट होगा। ये भी वन ऑफ द गोल्डन रूल्स है। और एक बात और आप याद कर लीजिएगा कि सुपरलेटिव डिग्री में भी कंपैरिजन करने के लिए दैट का यूज किया जाता है। दिस इज द बेस्ट पर्सन दैट, इस तरीके से। तो द सेम के बाद दैट आएगा, याद रखिएगा इसको, ना कि हु। इन सब जो मैंने आपको पॉइंट्स करवा रहा हूं, इनसे काफी सारे क्वेश्चंस पहले और आगे भी पूछे जाते रहेंगे, हमेशा पूछे जाते हैं। अगला देखिए, इट इज डिफिकल्ट टू नो वेदर करण इज सेलेक्टेड और नॉट। यह बहुत मुश्किल है जानना कि करण सेलेक्टेड हुआ है या नहीं। तो देखिए, यहाँ पे क्या है आपका वेदर, यहाँ पे क्या है आपका और। यहाँ पर क्या याद रखना है आपको कि जो वेदर होता है ना, इसका पेयर होता है और। ये तो हम ऑलरेडी कई बार डिस्कस कर चुके हैं। इट इज डिफिकल्ट टू नो वेदर करण इज सेलेक्टेड और नॉट। सो यहाँ पे आपका ये सेंटेंस बिल्कुल सही है, वेदर का पेयर आपका और लिया गया है, इस सेंटेंस में कोई एरर नहीं है। अगला देखिए, सोनी विल रिटर्न ऑन ईदर मंडे और ट्यूसडे। देखिए, अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था, एक स्ट्रक्चर सेम होना चाहिए। जैसे अगर यहाँ पे नॉट ओनली है तो उसके बाद जो स्ट्रक्चर होगा बट ऑल्सो के बाद भी वही स्ट्रक्चर होना चाहिए। इसी इसी को देखते हुए आप इस सेंटेंस को पढ़िए और एरर फाइंड आउट करने की कोशिश करिए। जैसे सोनी विल रिटर्न ऑन ईदर मंडे और ट्यूसडे, तो यहाँ पे जो कंजक्शन यूज किया गया है आपका, ये है ईदर और। आपको दोनों का पेयर भी याद रखना है कि ईदर का पेयर और होता है, और इसका मतलब है कि सोनी वापस आएगी, रिटर्न करेगी या तो ऑन मंडे या तो ट्यूसडे। सो ईदर मंडे और, अच्छा, तो यहाँ पे एरर है आपका पार्ट सी में। देखिए, जो मंडे होगा आपका हमेशा उसके पहले आपका ऑन लगेगा, हमेशा डे के पहले आपका क्या लगता है, ऑन मंडे, ऑन ट्यूसडे। सो ये सही इस तरीके से बनेगा, सोनी विल रिटर्न ईदर ऑन मंडे और ऑन ट्यूसडे।
ध्यान से देखिएगा, ईदर ऑन मंडे और ऑन ट्यूसडे। अब ये सेंटेंस आपका सही है अगर आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे। सो ईदर के बाद हमने ऑन मंडे यूज किया है और के बाद हमने सेम चीज ऑन ट्यूसडे यूज किया हुआ है, और ईदर का पेयर होता है और। तो एरर कहाँ पे है आपका? एरर है पार्ट सी में, यानी कि ऑन आपका आएगा ईदर के बाद मंडे से पहले, और यहां भी आपका ट्यूसडे के पहले। अगले सेंटेंस को देखते हैं। She speaks not only Tamil but Telugu as well। तो देखिए यहां पर क्या हुआ आपका, she speaks not only Tamil but also Telugu, राइट, बट ऑल्सो तेलुगु। और एज वेल यहाँ पे नहीं आएगा, एज वेल का मतलब होता है ऑल्सो, बट यहाँ पे जब हम बट ऑल्सो ले ही रहे हैं तो हमें एज वेल की कोई जरूरत नहीं है। सो सेंटेंस हो जाएगा आपका ही स्पीक्स नॉट ओनली तमिल बट ऑल्सो तेलुगु। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, I have no doubt if he will cheat me, no error। देखिए मैं आपको एक इसका आंसर बताने से पहले मैं आपको बताता हूं, यहां पे एक शब्द लिखा हुआ है डाउट। क्या लिखा हुआ है यहां पे? एक शब्द डाउट। डाउट हो या डाउटफुल हो, डाउट वर्ड हो या फिर वर्ड हो डाउटफुल, दोनों के बाद आपका आएगा इफ। आपको ये भी याद रखना है कि इफ आएगा कब, और इसके साथ आ सकता है दैट, और क्या आ सकता है इसके साथ? दैट। लेकिन इफ आएगा आपका जब सेंटेंस पॉजिटिव हो, दैट आएगा जब सेंटेंस आपका नेगेटिव हो या इंट्रोगेटिव हो। सो ये सेंटेंस आपका नेगेटिव है या नहीं, सबसे पहले आपको चेक करना है। नेगेटिव है या इंट्रोगेटिव होता, ये दोनों चेक करनी होती है। सो आई हैव नो डाउट दैट, अब यहाँ पे इफ की जगह क्या आ जाएगा? दैट। याद रखिएगा, डाउट हो या डाउटफुल हो, उसके बाद इफ तभी आता है जब पॉजिटिव सेंटेंस हो। अगर आपका नेगेटिव या इंट्रोगेटिव है तो आपका दैट आ जाएगा। अगला रूल देखिए, वी आर एक्सट्रीमली प्लीज्ड फॉर एक्साइटेड एज वेल टू इनवाइट यू टू अटेंड द मीटिंग। मतलब वी आर एक्सट्रीमली प्लीज्ड, हम बहुत खुश हैं, और एक्साइटेड हैं एज वेल, यानी एक्साइटेड हैं एज वेल टू इनवाइट यू टू अटेंड द मीटिंग। देखिए मैं आपसे एक बात पूछता हूं, आई एम हैप्पी फॉर स्ट्रॉन्ग। मैं आपको दो चीजें बताना चाहता हूं, दो एडजेक्टिव, ये दोनों एडजेक्टिव है, और मैं दोनों से आपको ये बताना चाहता हूं कि मैं बोल रहा हूं कि आई एम, मैं हैप्पी भी हूं और स्ट्रॉन्ग भी। तो क्या आप यहाँ पे कैसे इसको ठीक कर सकते हैं? क्या आप यहाँ पे फॉर आएगा आपका? मैं हैप्पी भी हूं और स्ट्रॉन्ग भी, तो फॉर नहीं आना चाहिए, क्या आना चाहिए आपका? एंड। दो एडजेक्टिव को जोड़ने के लिए आप एंड का यूज कर सकते हैं, तो फॉर का तो नहीं करेंगे ना आप। सो यहाँ पे लिखा है कि वी आर एक्सट्रीमली प्लीज्ड एंड एक्साइटेड एज वेल। अब होगा सही आपका, फॉर नहीं होगा, फॉर की जगह क्या होगा? एंड। क्योंकि यहाँ पे प्लीज्ड और एक्साइटेड दोनों को ऐड करने के लिए हमें एक कंजक्शन चाहिए, तो वो फॉर नहीं होगा, वो होगा एंड। और वैसे भी फॉर कोई कंजक्शन नहीं है, फॉर एक प्रीपोजिशन है। तो अब ये सेंटेंस आपका सही हो गया कि हम प्लीज्ड भी हैं और एक्साइटेड भी हैं आपको इनवाइट करने के लिए मीटिंग में। अगला देखिए, दिस इज नॉट सच ए कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम who cannot be solved with determination। This is not such a complicated problem। देखिए ये कोई इतना ज्यादा, सच का मतलब क्या होता है? अब सच का ये भी डिपेंड करता है ना कि यूज कैसे हो रहा है, सच दैट एक साथ हो रहा है या सच एज यूज हो रहा है। वैसे सच का पेयर होता है दैट, सच का क्या पेयर होता है? दैट। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, सो का पेयर होता है एज, सच का पेयर होता है दैट, जिसका मतलब होता है जितना उतना। तो ये जो क्वेश्चन है उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है जितना कि हमने सोचा था। तो अब आप एरर फाइंड करने की कोशिश करिए, डेफिनेटली आपको मिल जाएगा। दिस इज नॉट सच अ कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम दैट कैन नॉट बी सॉल्व्ड। हु नहीं आएगा,
हु आता है लिविंग बीइंग के लिए, तो यहाँ पे आएगा आपका दैट। अब ये सेंटेंस आपका सही है क्योंकि सच का पेयर होगा दैट। अगर यहाँ सो होता तो हम यहाँ पे एज लगा देते। आगे देखिए, बिकॉज ही इज इंटेलिजेंट, क्योंकि वो इंटेलिजेंट है, therefore he gets good marks in all the examinations, क्योंकि वह इंटेलिजेंट है तो इसीलिए वह प्राप्त करता है अच्छे मार्क्स सारे एग्जाम्स में। सो अब कैसे देखा जाए, देखिए मैं आपको बताता हूं एक रूल। बिकॉज हो गया, सिंस हो गया या एज हो गया, ये तीनों जो हैं बेसिकली कंजक्शन ऑफ रीजन। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कंजक्शन ऑफ रीजन, मतलब रीजन बताया जा रहा है ना कि उसको अच्छे मार्क्स क्यों मिलते हैं, क्योंकि वो इंटेलिजेंट है, रीजन बता रहा है। सो जब भी कभी इनका यूज एज कंजक्शन होगा रीजन बताने के लिए, तो इनका कोई भी पेयर नहीं होता। एग्जामिनर क्या करेगा, आपको सो या देयरफॉर लिख के दे देगा और आपको ढूंढना होगा एरर। तो याद रखिएगा, जब भी बिकॉज सिंस एज का यूज हो कॉज ऑफ रीजन या कंजक्शन ऑफ रीजन के तौर पे, सो उसका पेयर सो या देयरफॉर नहीं होता, कुछ भी नहीं आएगा। सो आपको एरर मिल गया, यहाँ पे देयरफॉर नहीं होगा। अब ये सेंटेंस सही है। देखिए अगला सेंटेंस है हमारा, आई कैन नॉट से इफ ही पास द if he has paid the fee or not. I cannot say if he has paid the fee or not. देखिए एक तरीके से if और whether का सेम ही यूज होता है। if और whether का यूज सेम ही तौर पे होता है अगर के लिए, ठीक है। लेकिन दोनों में डिफरेंट क्या है कि जो if होता है ना आपका, आप इसे याद रखिएगा, जो आपका if होता है ये सिंगल आता है। जो वेदर है वो भी सिंगल आ सकता है, ऐसा नहीं है कि सिंगल इफ ही आएगा, सिंगल वेदर भी आ सकता है। लेकिन जब भी कभी आप और देखेंगे सो वहां पे कभी भी इफ नहीं आ सकता, हमेशा और आएगा, क्योंकि और जो है वो वेदर का पेयर बनता है ना कि और का। सो आई कैन नॉट से वेदर ही हैज पेड द फी और नॉट, क्योंकि यहाँ पे और लगा हुआ है तो मैं समझ गया कि यहाँ पे हमारा सिर्फ और सिर्फ वेदर ही आ सकता है इफ की जगह। तो दोस्तों मुझे कमेंट करके बताइए कि लेक्चर कैसा लगा। अगर आपको कुछ इम्प्रूवमेंट चाहिए मेरे इस लेक्चर में तो प्लीज़ मुझे कमेंट कर दीजिए। मैं आपको अपने वीडियोस में इम्प्रूवमेंट आपको दिखाऊंगा करके, चाहे वो मेरे ऑडियो से रिलेटेड हो, वीडियो से रिलेटेड हो, या फिर जो कंसेप्ट है उससे रिलेटेड हो, या कोई टॉपिक आप जानना चाहते हो। सो उसके लिए आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा और मुझे बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। आप अगर कंप्लीट ग्रामर देखना चाहते हैं कॉमन एरर्स के, तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट की लिंक दी है, आप वहां के जरिए भी देख सकते हैं। तो आज का वीडियो यहीं स्टॉप करते हैं। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।